ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जितना हम अध्ययन करते हैं उतना ही हमें अपने अज्ञान का आभास होता जाता है। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। बेटियों के प्रति बदलता नजरिया। ये आजकल आप देख रहे हैं कि बेटियों को जहां भी मौका मिल रहा है वहां बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं, बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं। अभी आपने देखा है कि क्या हुआ, राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, उसमें देख लीजिए आप लोग। कुछ समय पहले राजस्थान के नागौर जिले के सूर्यास गांव में पहली बार एक बेटी का पाग दस्तूर किया गया। राजस्थान की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में पिता के निधन के बाद परिवार के बड़े बेटे को परिवार का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। इसी को पाग दस्तूर कहते हैं। अगर परिवार में पुत्र नहीं होता तो कई परिवार दत्तक पुत्र लेकर यह रस्म निभाते हैं। 15 जुलाई को सूर्यास गांव के कान सिंह राठौर का बीमारी से निधन हो गया। उनके परिवार में एकमात्र संतान उनकी 10 वर्षीय बेटी है। 12वें की रस्म के बाद किसी निकट संबंधी को दत्तक लेकर पाक दस्तूर कराने की चर्चा चल रही थी, मगर कान सिंह की माता और पत्नी ने साफ शब्दों में कहा क्योंकि उनकी एकमात्र संतान पुत्री है, इसलिए उसका ही पाक दस्तूर किया जाएगा। इस बदलाव से परिवार ने पुरानी परंपरा को नया स्वरूप देते हुए मजबूत संदेश दिया कि परिवार की पहचान और सम्मान केवल बेटे से नहीं बल्कि बेटी से भी आगे बढ़ सकता है। और आप देखिए, गांव के लोगों का भी कहना है कि इस निर्णय ने वर्षों की सामाजिक सोच में बदलाव ला दिया, जो बेटियों को बराबरी का अधिकार और सम्मान देने का संदेश देता है। अब तो आप देखते हैं कि कम आंकने का कोई तरक ही नहीं रह जाता। आज तो आप देखिएगा, बेटा हो या बेटी हो, सब बराबर हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में लड़कियों को गोद लेने का चलन बढ़ा है। इस बात की पुष्टि करती हाल ही में जारी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 2025-26 में लड़कियों को गोद लेने वालों की संख्या में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वह समय बीत गया जब बेटियों को बोझ माना जाता था और बेटों को परिवार का सम्मान। तब बेटियां पराया धन मानी जाती थी और बेटे को वंश को आगे बढ़ाने वाला और बुढ़ापे का सहारा बनने वाला कहा जाता था। और यहां तक कि अंतिम संस्कार बेटों के हाथों से होने पर मुक्ति मिलने की सोच हमारी मानसिकता पर हावी थी। इसी मानसिकता के प्रभाव में हमने सदियों तक लड़कियों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बना रखा था। मैंने वृद्धाश्रम में जाकर देखा है कि वो बेटे तो आप देखिए वृद्धाश्रम में छोड़ गए थे माँ बाप को, बेटियां आई तो ले गई और बेटियां अपने पास रखे हैं, सेवा भी कर रही हैं। मैं कई लोगों को, ऐसे लोगों को जानता भी हूं जिनकी बेटियां अच्छे से सेवा कर रही माँ बाप की। सदियों से भारतीय समाज में पुत्र मोह एक कड़वी सच्चाई बनकर हमारे साथ रहा है, मगर आज हवा का रूप बदल रहा है। आधुनिक भारत में एक नया और सुखद बदलाव दिखाई दे रहा है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में समाज की सोच में तेजी से बदलाव आ रहा है। पहले जहां बेटों को प्राथमिकता दी जाती थी, वहीं अब बेटियों के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। एक विश्लेषण के मुताबिक 1980 से अब तक करीब 5 करोड़ बेटियां जन्म से पहले ही खत्म कर दी गई। यह आंकड़ा अब तेजी से घट रहा है। विश्लेषण के मुताबिक 2001 से अब तक 70 लाख बेटियां बचाई गई हैं। चीन, भारत, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लिंगानुपात तेजी से सामान्य होता जा रहा है। माता पिता बेटियों को ज्यादा समझदार, संवेदनशील और कम चुनौतीपूर्ण मानने लगे हैं। कई देशों में अब यह धारणा भी जोर पकड़ती जा रही है कि बेटियां बुजुर्ग माता पिता की बेहतर देखभाल करती हैं। यह सोच भारत में तेजी से बढ़ रही है कि शायद यही कारण है कि अब एक संतान बेटी हो जाने के बाद भी दंपत्ति लड़के के लिए दूसरी संतान के बारे में नहीं सोचते। यह समाज की सोच में आया एक सकारात्मक बदलाव नहीं बल्कि सोच की उस संकीर्णता पर भी करारी चोट है जिसने लंबे समय तक बेटियों को पराया धन मानकर हाशिए पर रखा। इस सकारात्मक बदलाव के पीछे कई अहम कारण हैं और जिसने लोगों की मानसिकता को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। और आप देखिए, आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक, कॉरपोरेट के बोर्ड रूम से लेकर सीमा की सुरक्षा तक हर जगह बेटियों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। ओलंपिक पदकों से लेकर सिविल सेवाओं तक जब माता पिता हर जगह बेटियों का परचम लहराते देखते हैं तो उनका गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिले तो बेटियां आसमान छू सकती हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अक्सर अवसर मिलने पर वे किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है।
और उनकी सफलता ने समाज की पुरानी धारणाओं को तोड़ते हुए बेटियों के प्रति सम्मान और भरोसे को मजबूत किया है। अक्सर देखा जाता है कि बेटियां शादी के बाद भी अपने माता पिता के प्रति उतनी ही संवेदनशील और जिम्मेदार रहती हैं जितना कि शादी से पहले थी। बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करने, उनका भावनात्मक सहारा बनने में बेटियां किसी से कम साबित नहीं हो रही हैं। समाज में अब यह बात गहराई से महसूस की जाने लगी कि बेटा केवल एक कुल का नाम आगे बढ़ाता है, लेकिन बेटी दो दो परिवारों को रोशन करती है। साक्षरता दर में वृद्धि और कानून के प्रति बढ़ती जागरूकता ने भी इस बदलाव की नींव रखी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी अभियानों, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सख्त कानून और संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार जैसी विधायी कदमों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं ने भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने का कार्य किया। कई राज्यों में कन्या जन्म पर आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन जैसी योजनाओं ने परिवारों को बेटियों के भविष्य के प्रति आश्वस्त किया। आजकल के छोटे या एकल परिवारों में माता पिता लिंग भेद से परे जाकर केवल एक या दो बच्चों की परवरिश पर ध्यान दे रहे हैं। अब लोग इस बात से पूरी तरह बेफिक्र हैं कि उनका इकलौता बच्चा बेटा या बेटी है। वे बेटी की परवरिश भी उसी लाड़ प्यार, शिक्षा संसाधनों के साथ कर रहे हैं जो कभी सिर्फ बेटों का हक समझा जाता था। इस यात्रा को पूरा होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेटियों को लेकर जो स्वीकारता और ललक बढ़ी है वह उम्मीद जगाने वाली है। हालांकि देश के दूर दराज इलाकों में आज भी कुछ कुरीतियां, भेदभाव के अंश बाकी हैं और कुछ क्षेत्रों में अब भी लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह और शिक्षा से वंचित कर दिए जाने जैसी समस्याएं मौजूद हैं। बदलाव के लिए जो हमारी गति है उससे मंजिल बहुत दूर नहीं लगती। जब समाज बेटियों को बोझ नहीं बल्कि एक वरदान के रूप में देखने लगता है तब केवल एक परिवार और समाज का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का उत्थान होता है। इसलिए बेटियों को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। बेटियों की बढ़ती चाह एक समृद्ध, समतावादी और संवेदनशील भारत के निर्माण का सबसे सशक्त प्रतीक है। क्या है? सशक्त प्रतीक है। और इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिखने के लिए आ रहा है, आंसर राइटिंग करने के लिए आ रहा है, निबंध लिखने के लिए आ रहा है, तो ये सब बातें आप लोग लिखा करिएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय एक जरूर बताया करिए। न्याय की संवेदना, या आप देखिए आधी सदी पहले दुष्यंत कुमार ने एक शेर कहा था, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जैर ए बहस ये मुद्दा है। या आप देखते हैं एक अदालती फैसला सामने आने के बाद यह बात शिद्दत से महसूस हो रही है कि आधी सदी बाद भी यह शेर और परिस्थितियां अपनी जगह जस की तस खड़ी हुई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में साहित्यकारों, विचारों को भी अद्भुत किया। मामला 2 साल की एक बच्ची की हत्या से जुड़ा है। रोटी मांगने पर मां ने बच्ची की कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी थी। 4 महीने बाद आरोपी मां को अदालत ने जमानत दे दी। इस मामले में एक हत्यारोपी को जमानत मिलना महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी अहम है गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी। अपने फैसले में किसी न्यायाधीश को पहली बार विश्वविख्यात लेखकों को अद्भुत करते हुए देखना समाज की ओर एक नई खिड़की खोलने जैसा सुखद एहसास है। उच्च न्यायालय की पीठ ने इस प्रकरण को दिल दहला देने वाली घटना बताते हुए कहा कि भूख केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि मानवीय गरिमा, न्याय और जमीर का मामला है। अदालत ने इसे समाज और व्यवस्था की सामूहिक विफलता करार देते हुए कहा कि भूख जब एक मां को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करे तो यह केवल अपराध नहीं बल्कि मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय का गंभीर विषय है। अत्यधिक गरीबी के प्रभाव को समझने के लिए अदालत ने अपने फैसले में विश्वविख्यात लेखकों पन्नालाल पटेल और चार्ल्स डिकेंस, विक्टर हुगो और महात्मा गांधी के विचारों तथा तर्कों का हवाला दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी मां ने मार्च 2026 में बेटी द्वारा बार बार खाना मांगने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी और बचाव पक्ष का कहना था कि 3 बच्चों की मां, जिसे उसका पति छोड़ चुका था, अत्यधिक गरीबी, भुखमरी और 7 महीने की गर्भावस्था से जूझ रही थी। आरोपी मां की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए अपने फैसले में अदालत में 2 विश्वविख्यात उपन्यासों पन्नालाल पटेल के गुजराती उपन्यास मानवीनी भवाई और विक्टर ह्यूगो के उपन्यास लेस मेजरेबल्स का हवाला दिया गया और न्यायमूर्ति हसमुख डी सुधार
सुधार की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि भुखमरी जब किसी मां को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देती है तो यह विफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की होती है। इस दुखद घटना को करना और इस बात को पुख्ता संकल्प के तौर पर देखा जाना चाहिए कि कोई भी मां या बच्चा भुखमरी की पीड़ा सहने को मजबूर ना हो। फैसले में उद्धृत उपन्यासों में से एक में पन्नालाल पटेल ने भीषण भूख और सामाजिक व्यवस्था के ढहने से पैदा होने वाली मनोवैज्ञानिक डर को रेखांकित किया, जबकि विक्टर ह्यूगो ने 19वीं सदी के फ्रांस में गरीब, दबे कुचले और समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों की जिंदगी संघर्ष को दिखाया। चार्ल्स डिकेंस ने भी 19वीं सदी के औद्योगिक ब्रिटेन में भूख, गरीबी और सामाजिक न्याय को बहुत करीब से देखा और अपनी रचनाओं में उसे गहराई से उभारा, और उनका यह कथन खास ध्यान देने योग्य है। चमचमाते और खुशहाल लंदन के नीचे एक अंधेरा, भूखा और रोता हुआ लंदन भी बसता है। एक जगह वे लिखते हैं कि भूख उन दीवारों को भी तोड़ देती है जिन्हें कानून नहीं लांघ सकता। अपने फैसले में अदालत ने महात्मा गांधी, ब्रिटानी लेखक चार्ल्स डिकेंस के कथनों के अलावा हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म ग्रंथों का भी उल्लेख किया, जिसमें भूखे को खाना खिलाने को एक पवित्र कर्तव्य बताया गया। इस क्रम में महात्मा गांधी के इस उदाहरण को इंगित किया गया कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इतने भूखे हैं कि उन्हें भगवान रोटी के रूप में दिखाई दे सकते हैं। सभी धर्म यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति को भूख से मरने देना न केवल एक सामाजिक विफलता है बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक विफलता भी है। यह घटना दिल दहलाने वाली होने के साथ साथ यह भी याद दिलाती है कि भूख महज आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि मानवीय गरिमा और न्याय और अंतरात्मा का मामला है। साथ ही यह घटना केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं बल्कि समाज पर एक गंभीर आरोप है और यह सामाजिक न्याय एवं नैतिकता से जुड़े बुनियादी सवाल खड़े करती है। फैसले में पीठ ने टिप्पणी की कि इस अदालत का मानना है कि सामाजिक न्याय इस सिद्धांत पर आधारित है, हर इंसान को भोजन, रहने की जगह, स्वास्थ्य सेवा और सम्मान जैसी बुनियादी जरूरतें मिलनी चाहिए। भुखमरी के कारण जब कोई मां इतना कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है तो यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की विफलता होती है। अदालत ने यह भी कहा कि यह घटना सामाजिक कल्याण व्यवस्था की विफलता को भी दर्शाती है और कमजोर परिवारों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य और समाज की नैतिक जिम्मेदारी को उजागर करती है। भारतीय संविधान के तहत बच्चों को 6 साल की आयु पूरे होने तक शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पोषण के स्तर और जीवन स्तर को उठाना राज्य सरकार का कर्तव्य है। और शायद यह पहला अवसर है जब अदालत ने लेखकों को उद्धृत किया है। अब देखना है कि नैतिकता और जुर्म के दो पलड़ों पर टिके इस प्रकरण का परिणाम संविधान की किताब से निर्धारित होगा या शासकीय विफलताएं भी इस हत्या की दोषी मानी जाएंगी। बाकी देखेंगे, लेकिन ये बहुत बुरा दुर्घट घटना है। ये आप देखिए, टिप्पणियां पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इनकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दावों पर पानी। ये राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते यह उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में अन्य शहरों के मुकाबले हर मोर्चे पर व्यवस्था बेहतर होगी, मगर इसे बेडमना ही कहा जाएगा। यहां बरसात से जुड़ी समस्याएं बरसों से जस की तस बनी हुई है। गर्मी के मौसम में यहाँ कई इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाते हैं, तो बरसात में पानी घरों और सड़कों को भी डुबो देता है। दिल्ली में सत्ता भले ही बदलती रहती है, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव या सुधार नजर नहीं आता। यहाँ नई सरकार की कमान संभालने के बाद दावे किए जा रहे थे कि शहर को जल भराव मुक्त बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन बीते 2-3 दिनों में दिल्ली में बारिश ने सरकार के इन दावों पर ही पानी फेर दिया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 2011 के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में शुक्रवार को यहां सबसे अधिक 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जाहिर है कि जब 1 घंटे की तेज बारिश में ही दिल्ली पानी पानी हो जाती है तो दिन भर की बरसात में क्या हाल होगा। इसके दृश्य इन दिनों कई जगह देखने को मिल रहे हैं। कई जगह देखने को मिल रहे हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश में से एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई प्रमुख सड़कें तालाब बन गई और जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई। महरौली बदरपुर रोड से लेकर महिपालपुर, ITO, सकरपुर और छतरपुर तक की सड़कें पानी में डूब गईं। खानपुर से ओखला मोड़ के बीच कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती नजर आईं। इस दौरान यात्री घंटों जाम में फंसे रहे। इसके अलावा कई इलाकों में घरों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे थे उनका आधार क्या था।
अगर जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए प्रयास किए गए तो उनका नतीजा जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? आखिरकार क्या वजह है कि बारिश के पानी की निकासी से जुड़ी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है? गौरतलब है कि सरकार की ओर से हर साल बरसात शुरू होने से पहले सीवरेज की नालियां और बड़े नालों की सफाई का जोर शोर से अभियान शुरू किया जाता है। सवाल है कि क्या यह अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है? इसे कारगर तरीके से धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? शहर में बारिश के पानी की निकासी के माकूल बंदोबस्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका एक कारण यह भी है कि दिल्ली में जल भराव की समस्या से निपटने के मुद्दे पर काम कम और सियासत ज्यादा होती है। हमेशा की तरह इस दफा भी यह देखने सुनने को मिल रहा है। सरकार का दावा है कि जिन स्थानों पर पहले बहुत ज्यादा जल भराव होता था वहां इस बार समस्या काफी कम रही। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार दिक्कतों का स्थायी समाधान करने के बजाय लीपापोती की कोशिश कर रही है। फिलहाल सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा। अगर दिल्ली को वास्तव में जल भराव मुक्त बनाना है तो दावों के समानांतर जमीन पर भी काम करना होगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हर स्तर पर जवाबदेही तय करनी होगी। जोखिम का भोजन, या आप देखिए, आमतौर पर लंबी दूरी की ट्रेनों में खान पान को लेकर जिस तरह की शिकायत आती रही है, वे बताती हैं कि ट्रेन से सफर या उसमें खाने पीने को लेकर पूरी तरह सुरक्षित और निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी ट्रेन में परोसे जाने वाला खाना बेहद खराब गुणवत्ता वाला था। जब कोई मामला तूल पकड़ लेता है तब रेल महकमे की ओर से कार्रवाई होती दिखती है, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति फिर पहले की तरह हो जाती है। आम ट्रेनों से लेकर राजधानी जैसी घोषित तौर पर उच्च स्तर की ट्रेनों में भी अक्सर खराब गुणवत्ता का खाना परोसे जाने की शिकायत आती रहती है। वहीं रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्मों पर खाने पीने के जो सामान बेचे जाते हैं उनकी गुणवत्ता की हकीकत भी जग जाहिर रही। लापरवाही से लेकर भ्रष्टाचार तक इसके कारणों की पहचान करके उस पर काबू पाने को लेकर शायद ही कभी सक्रियता दिखती है। गौरतलब है कि केंद्रीय रेल मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि भारतीय रेलवे में हर वर्ष औसतन लगभग 58 करोड़ लोगों को खाना परोसा जाता है और इसमें गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें सिर्फ 0.0008% ही मिलती है। औपचारिक, आप देखते हैं, औपचारिक शिकायतों के आधार पर पिछले 3 वर्षों में IRCTC ने दोषी पाए गए वेंडरों पर 5 करोड़ 13 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया। 54 वेंडरों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। 6 के अनुबंधों को खत्म कर दिया गया। सरकार की ओर से अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं कि अब देश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, मगर इस तरह के दावों और घोषणाओं की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा ट्रेनों में सफर करने के बाद लग पाता है। खासतौर पर लंबी दूरी के सफर के लिए एक यात्री को किस तरह की दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, यह छिपा नहीं है। सवाल है कि अगर किसी खामी को दुरुस्त करने के लिए कोई सख्ती की जाती है तो उसके बाद भी उस तरह की गड़बड़ी के कायम रहने की जिम्मेदारी किस पर है और इसका खामियाजा आम यात्री क्यों उठाते रहे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।